आज हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इम्पैक्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें तीनों ही जो इसके हिस्से हैं यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों का जो एक सम्मिलित जो प्रभाव दिखाई पड़ता है उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत हमने कई क्लासेस में और कई वीडियोस में आपके सामने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। जैसे हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे डेवलप हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बारे में हमने बताया। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस लाए गए, क्या क्या पॉलिसी चेंजेस लाए गए, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है एक वीडियो में। फिर हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि इस पॉलिसी का यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बैंकिंग सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारे यहाँ की जो फाइनेंशियल जो रूल्स रेगुलेशन थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये सभी चीजें आपको अलग अलग वीडियोस में भी आपको पढ़ने और सुनने का मौका मिलेगा। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियोस को भी देखिए। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको इस इकोनॉमिक पॉलिसी को एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में जो प्रभाव दिखाई पड़ता है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और आपके सामने एक लेक्चर आएगा जिसमें कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्म्स डेवलप हुए, जैसे एमआरटीपी, सिक इंडस्ट्री, व्हाइट लेवल एटीएम, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। तो इसे आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए। तो वो जो आपने पूरे टॉपिक अगर आपने पढ़े हुए हैं तो समरी के रूप में यहाँ पर सारांश के रूप में आपको मिलेगा। तो यहाँ सीधे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 थी, जिसमें हमने कई बार आपको बताया कि इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ा चेंज लाया गया वो ये था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यानी औद्योगिक लाइसेंसिंग की नीति और परमिट राज को समाप्त कर दिया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब जो उद्योगों के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था, जो परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार के अलग अलग विभागों से, उस परमिशन लेने में और लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया होती थी वो बहुत जटिल होती थी, जिसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था वो बहुत स्लो होता था और उद्योगों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण होता था। और ब्यूरोक्रेसी के इम्पैक्ट के कारण इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता था वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होता था। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब ये हुआ कि उद्योग लगाने या उद्योग में उत्पादन करने के लिए जो लाइसेंस की प्रक्रिया थी उसे आसान कर दी गई। हमने आपको ये भी बताया है, कई बार ये चीज अब आपको याद भी हो गई होगी, कि केवल 5 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। जैसे कि आप देखेंगे अल्कोहल इंडस्ट्री है, सिगरेट इंडस्ट्री है, हैजार्डस केमिकल इंडस्ट्री है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव से रिलेटेड इंडस्ट्री है। इन सब के लिए तो 5 क्षेत्र के लिए तो लाइसेंस लेना जरूरी था ही और आज भी जरूरी है, लेकिन बाकी अनेक इंडस्ट्री को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। तो आप इसका मतलब सीधा समझ रहे होंगे कि उद्योग लगाने के लिए जो सहूलियतें थी, जो आसानी थी, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं कि व्यापार करने के लिए आसानी उपलब्ध कराना उद्योगों को, उसकी शुरुआत यहां से हो जाती है कि आसानी से जो है वो व्यापार कर सकें। तो इसके लिए शुरुआत की। फिर दूसरी चीज जो आपने पढ़ी है वो ये कि पब्लिक सेक्टर रोल को डाइल्यूट किया गया, यानी कम किया गया। पब्लिक सेक्टर रोल को डाइल्यूट कैसे किया गया? तो देखिए, जो पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व एरियाज थे उनको कम किया गया। पहले सारे सेक्टर
सेक्टर्स, अधिकतम सेक्टर्स जो थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हुआ करते थे। यानी कोई भी उद्योग लगाना है, भारी उद्योग लगाना है, छोटे उद्योग लगाना है, कुछ भी इंडस्ट्री लगाना है तो सरकार से एक तो परमिशन लो, दूसरा ये कि सरकार ही ज्यादातर उद्योगों को संचालित करती थी, जिसे हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते थे। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के प्रभाव को कम करना, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स को निजी उद्योगों के लिए खोल देना, ये पब्लिक सेक्टर रोल को डाइल्यूट करने की कोशिश की। अभी वर्तमान में तो रेलवे और दूसरा कौन सा एक सेक्टर है, रेलवे उद्योग, रेलवे और एंड दूसरा न्यूक्लियर, यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का जो उद्योग है वो दोनों जो है ये अब केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व है। बाकी इन जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं सब जगह जो है निजी सेक्टर एस्टैब्लिश किए जा सकते। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स फॉर पब्लिक सेक्टर वेयर रिड्यूस्ड। तो इससे क्या बदलाव आया होगा आप समझ सकते हैं कि सभी सेक्टर्स में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो, चाहे और भी कोई इंडस्ट्री, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, सभी सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करते हुए निजी उद्योगों की स्थापना हुई, प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिश हुए। फिर दूसरा इसी में एक और चीज आया, जो पब्लिक सेक्टर थे उनमें से कई पब्लिक सेक्टर ऐसे थे जो या तो घाटे में चल रहे थे या सरकार उन्हें जो है उन पब्लिक सेक्टर्स में अपने शेयर को कम करना चाहती थी, सरकार ने शेयर बेचना शुरू किया ऐसे पब्लिक सेक्टर्स का। तो उससे भी भारत में प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो गई। तो पब्लिक सेक्टर रोल डाइल्यूट हुआ, तो पब्लिक सेक्टर में कमी करना और पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को बेच करके उसमें निजी भागीदारी को बढ़ाना। MRTP लिमिट गोज, MRTP के ऊपर हम अलग से भी आपको बताएंगे, है ना। मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड जो पॉलिसी थी उसकी लिमिट में बदलाव किया गया, अलग अलग समय में ये चेंजेस किए गए। पहले तो ये था कि भाई केवल 25 करोड़, अगर किसी इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी 25 करोड़ है तो वो MRTP एक्ट में आता था। फिर इसको बढ़ाया गया, 50 करोड़ किया गया, फिर इसको और बढ़ाया गया, 85 तक जाते जाते इसे 100 करोड़ कर दिया गया। और 1991 में जो चेंज हुआ तो ये नियम बना दिया गया कि ऐसी कंपनियां जिन कंपनियों का मार्केट शेयर 25% या उससे ज्यादा है उनको मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा, MRTP के अंतर्गत रखा जाएगा। तो MRTP से मतलब क्या था कि ऐसी कंपनियां जो मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, ऐसी कंपनियां जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस करके लाभ कमाना चाहती हैं, तो उनको जो कंट्रोल करने की जो पॉलिसी थी उसमें चेंज किया गया। तो पहले तो ये था कि बहुत छोटे यानी बहुत छोटी छोटी कंपनियां भी इस एक्ट के अंतर्गत आ जाती थी, तो बहुत ज्यादा दबाव और नियंत्रण होता था उद्योगों के ऊपर। MRTP एक्ट में जो चेंजेस लाए गए उसमें बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी इससे राहत मिली और उनके ऊपर जो मोनोपोली या रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो कंट्रोल होता था वो कम होने लगा। तो ये भी एक इम्पैक्ट आया। तो देखिए जो चेंजेस सरकार ने किए उसका इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट आते जा रहा है। फिर एक चीज और आई इससे चेंज कि फ्रीयर एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये भी एक बड़ा चेंज था क्योंकि इससे क्या किया हमने इस पॉलिसी के तहत, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम भारत में बढ़ावा देना चाहते थे। हम चाहते थे कि जो विदेशी उद्योग हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर उद्योग लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, और इसके लिए हमने हमारी जो इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था वाली इकोनॉमी के रूप में बदलना चाहते थे। तो इससे ये हुआ कि बहुत सी दूसरे देशों की कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे और भी दूसरे देशों की हो, दूसरे देशों की कंपनियां भारत में आकर उद्योग लगाई, शेयर मार्केट में भी निवेश किया। इससे अल्टीमेटली एक तो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो यूरोपीय देशों में इस्तेमाल हो रही थी, हम लोग उसे विकसित नहीं कर पाए थे। यूएसए में इस्तेमाल हो रही थी, हमारा देश उतना विकसित नहीं कर पाया था। तो जब
जब वो उद्योग, वो कंपनियां भारत में आई तो वो टेक्नोलॉजी भी लेके आई, तो टेक्नोलॉजी भी आया और कैपिटल भी आया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फायदा ये हुआ कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता गया और टेक्नोलॉजी का भी फायदा हमें मिला। फिर और क्या चेंज आया, देखिए इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी को भी हमने लिबरल कर दिया। इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी कि किसी इंडस्ट्री को कहाँ लगाया जाना है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर एक तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी है। हर एक क्षेत्र एक जैसा नहीं है, कहीं पर एग्रीकल्चर ज्यादा है तो कहीं पर प्लेट्यू एरिया है तो वहाँ एग्रीकल्चर कम है, तो कहीं पर हिली एरियाज है तो वहाँ पर अलग कैरेक्टरिस्टिक है, और कहीं पर प्लेन एरिया है तो वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। कहीं पर नदियाँ ज्यादा है, बाढ़ ज्यादा आती है, तो कहीं पर जो है बारिश कम होती है। तो इंडस्ट्री के लिए सब जगह एक जैसी कंडीशन नहीं थी। अब होता यह था कि कहाँ इंडस्ट्री लगाना है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगाना है, ये सरकार द्वारा तय किया जाता था। तो सरकार जो है वो बताती थी कि भाई आपकी ये इंडस्ट्री है, अगर आपको पेस्टिसाइड इंडस्ट्री लगाना है तो आप इस शहर के इतनी दूर में लगाइए, इस शहर की जनसंख्या इतनी है, इतनी दूर पर आप इंडस्ट्री लगाइए। आपको स्टील इंडस्ट्री लगानी है तो हमारे इस एरिया में लगाइए, उड़ीसा में लगाइए, बंगाल में लगाइए या छत्तीसगढ़ में लगाइए। यानी उद्योगों को इस बात की छूट नहीं होती थी कि वो कहाँ उद्योग लगाना चाहते, गवर्नमेंट ही उन्हें इंस्ट्रक्ट करती थी। इस पॉलिसी से, यानी ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी को भी लिबरल किया गया, समाप्त नहीं किया गया, लिबरल किया गया, उदार बनाया गया, और उद्योगों से बातचीत करके, उनसे डायलॉग एस्टैब्लिश करके कि आपको इंडस्ट्री लगाने में कहाँ सुविधा हो सकती है। इवन विदेशी कंपनियों को भी बहुत सारी जगहों पर उद्योग लगाने की सुविधाएं, निजी उद्योगों को भी उद्योग लगाने की सुविधाएं जो हैं भारत सरकार ने प्रदान की। और इसमें पॉपुलेशन वगैरह का कितनी जनसंख्या किस क्षेत्र की है, उससे कितनी दूरी पर उद्योग लगाया जाना उचित होगा, क्योंकि पॉल्यूशन का भी इम्पैक्ट आएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट का भी इम्पैक्ट आएगा, फिर डेवलपमेंट का भी इम्पैक्ट आएगा। तो थोड़ी सी लिबर्टी बरती सरकार ने और इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी को लिबरल बनाया। फिर एक और चीज देखिए क्या क्या सरकार ने, एवोल्यूशन ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ये भी एक टर्म है, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, ये आज भी चल रहा है, इसको फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम कहते हैं, पीएमपी। अभी भी ये जो है भारत सरकार जो है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, ये बेसिकली जो हमारे लोकल प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम जो है शुरू किया जाता है। तो 1991 की पॉलिसी से पहले जो था ये बहुत स्ट्रांगली अप्लाई होता था। अगर किसी वस्तु को विदेश से आयात भी करना है, कोई गुड्स को बाहर से मंगाया जाता है, तो उस गुड्स को अगर कोई कंपनी उसे भारत में सप्लाई करती है तो उसे भारत में कौन से प्रोडक्ट को उसमें लगाया जाना है, कौन सी वस्तु, यानी उस पूरे मशीनरी का या उस मशीनरी का कौन सा हिस्सा भारत में तैयार करके लगाया जाएगा, ये सरकार तय करती थी। तो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कुछ चीजें विदेश में तैयार हो रही है और कुछ चीजें भारत में तैयार हो रही है, जिससे भारतीय उद्योगों का भी महत्व बना रहे। तो वो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम होता था। तो उस प्रोग्राम के क्या कारण क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे उद्योग होते थे जो इंटरेस्ट ही नहीं लेते, जो विदेशी कंपनियां होती थी, विदेशी उद्योग होते थे, वो ये सोचते थे कि हमारा पूरा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा है, पूरा प्रोडक्ट तो वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इतना सामान हमारे देश का रहेगा और इतना भारत के किसी कंपनी का रहेगा। तो इससे वो लोग जो थे थोड़ा भारत में निवेश करने में, इन्वेस्ट करने में परहेज करते थे, बचते थे। तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को थोड़ा सा कम कर दिया और खासकर नए प्रोजेक्ट के लिए कम कर दिया, और विदेशी कंपनियों को ये छूट दे दी कि अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं और कोई पूरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप मजबूर नहीं हैं कि हमारे देश का ही कोई प्रोडक्ट यूज करें, आप अपने हिसाब से उसका निर्माण कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये भी एक मोटिवेशन रहा विदेशी कंपनियों के लिए और खासकर निजी सेक्टर की जो कंपनियां थी उनके लिए। एक और समस्या थी जिसको कहते थे रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज। मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था। क्या होता है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है, उन्होंने बैंक से लोन लिया, अब बैंकों को ये ऑथोरिटी होता था, ये पावर होता था कि जो कर्ज उन्होंने दिया है
वो किसी भी समय जब उनको ये लगता था कि ये इंडस्ट्री जो है हमें कर्ज या तो ठीक से भुगतान नहीं कर रहे हैं या फिर भुगतान कर भी रहे हैं तो जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें नहीं मिल रहा है, और बैंकों को ये छूट होती थी कि जो डेब्ट होता था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते थे। ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि बैंकों ने जो कर्ज दिया है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो है 100 करोड़ की पूंजी लगी है और उस 100 करोड़ की पूंजी में 50 करोड़ बैंक ने कर्ज दिया है। अब बैंक तो कर्जदाता है ना, कर्ज दिया है इंडस्ट्री को लगाने में, लेकिन कुछ समय बाद बैंकों को लगता है अच्छा वो बैंक भी जो होते थे गवर्नमेंट बैंक्स होते थे ज्यादातर। 1991 से 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उससे पहले ज्यादातर बैंक क्या होते थे, सरकारी बैंक होते थे, गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक होते थे। तो उनको ये छूट थी कि वो जब चाहें, अगर वो चाहें तो उस कर्ज को इक्विटी में परिवर्तित कर सकते हैं। अब 100 करोड़ की पूंजी वाले उस उद्योग में 50 करोड़ बैंक ने लगाया तो पता चला कि 50% इक्विटी किसकी हो गई, बैंक की हो गई, यानी कि 50% उद्योग का मालिक कौन हो गया, बैंक हो गया। और बैंक किसका है, तो सरकार का है, तो उस उद्योग का मालिक कौन हो गया, सरकार हो गया। तो कई बार जो निजी उद्योग होते थे वो इसलिए भी बचने का प्रयास करते थे कि आज हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप लगा के मेहनत करके उद्योग लगाएंगे और कर्ज तो हमें लेना पड़ेगा बैंकों से, और जब सरकार की मर्जी होगी, जब बैंकों की मर्जी होगी, वो जो है कर्ज को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी में और हमारा जो इंडस्ट्री है वो नेशनलाइज हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार उसे हड़प लेगी। तो कई बार जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे जो रिस्क लेकर के उद्योग लगाना चाहते थे वो इसलिए नहीं लगाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आज तो उद्योग हमारा है, निजी है, और सरकार कल के दिन चाहे तो इस क्लॉज का अप्लाई करके उस पर जो है सरकारी अधिकार जमा सकती है, बैंक जो है कर्ज को इक्विटी में बदल सकती है। तो ये सरल भाषा में मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज कहलाता था। इसके अलावा डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स। अब क्या होता था, 1991 की जो पॉलिसी थी उससे पहले क्या होता है, मार्केट पूरी तरह रेगुलेट होता था, भारत सरकार रेगुलेट करती थी। पेट्रोल या डीजल कितनी कीमत पे बेचा जाना है, किसी अनाज की कीमत क्या होगी, किसी वस्तु को कितनी कीमत पे बेचा जाना है, यानी कोटा, लाइसेंसिंग, परमिट राज, मार्केट रेगुलेट करना सब कुछ सरकार के हाथ में होता था। एवरीथिंग was in control of the government, यानी सरकार मार्केट यानी बाजार को भी नियंत्रित करती थी कि ऐसा ना हो कि किसी चीज की कीमत बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए। जितना सरकार ने तय किया है उससे ज्यादा पर आप कीमत को बेच नहीं सकते थे किसी वस्तु को। अगर किसी ने बेचा तो इसके लिए भी कानून बने हुए थे और जो लोग ऐसे करते थे उनको सजा भी होती थी। तो मार्केट पूरी तरह नियंत्रित था। अभी क्या किया इन्होंने इस पॉलिसी में, डीरेगुलेट किया कि भाई हम किसी चीज की कीमत हम तय नहीं करेंगे, जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है और जो बाजार की जो डिमांड है, यानी डिमांड और सप्लाई के आधार पर वस्तु की कीमत तय होगी। अब ये बाजार में अगर वस्तु ज्यादा है तो कीमत कम होगा और ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को फायदा होगा, और अगर कम है तो कीमत बढ़ जाएगी। और बहुत समय तक तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सरकार ने रेगुलेट किया, बाद में उसे भी उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया। तो अभी जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे पेट्रोल की कीमत 5 पैसे बढ़ गया तो 1 रुपए घट गया तो 2 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए कम हो गया। ये सब इसीलिए चलता रहता है क्योंकि बहुत सी जगहों पर सरकार ने डीरेगुलेशन किया हुआ है और बाजार की कीमतों से चीजें तय होती हैं, तो ये डीरेगुलेशन की पॉलिसी भी अपनाई। अच्छा, रिडक्शन ऑफ टैक्सेस भी किया सरकार ने। ये भी एक मतलब इस पॉलिसी में ये भी एक बदलाव था कि बहुत सारे उद्योग भारत में इसलिए नहीं लगाए जाते थे क्योंकि उस समय कॉर्पोरेशन टैक्स ही इतना ज्यादा होता था कि अगर कोई उद्योग या कंपनी अगर कुछ लाभ भी कमाती थी तो उसका एक बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए चला जाता था। जो बड़े कॉर्पोरेट होते थे उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। जैसे एक आंकड़े के लिए, उदाहरण के लिए बता दें, कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर कहते हैं हिंदी में, इसका एक उदाहरण बताते हैं। 90-91 में डोमेस्टिक कंपनियों के लिए यानी घरेलू कंपनियों के लिए 50% का कॉर्पोरेशन टैक्स होता था।
91, 92 में इसमें थोड़ा कम किया, 45% किया, और 95, 96 में 40% कर दिया, और उसके बाद के वर्षों में काफी समय तक ये 30% रहा, और अभी की स्थिति में आप देखिए तो 22% तक आ गया, 22% तक आ गया है। इसके आंकड़े अलग अलग उद्योगों के लिए थोड़ा बहुत वैरी करेगा। मैंने एक जनरल आइडिया के लिए बताया कि कहां 1990-91 में 50% कॉर्पोरेट टैक्स एक उद्योग को देना पड़ता था और आज 22%, 25% देना पड़ता है। फॉरेन उद्योगों के लिए, जो विदेशी उद्योग होते थे, उन पर तो और ज्यादा कंट्रोल होता था। उनको तो 65% तक 90-91 में अप टू 65%, 65% तक उनको जो है कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता था। फिर 91-92 में भी 65% ही था। फिर ये घटते घटते 95-96 में लगभग 55% तक आ गया, और ऐसे धीरे धीरे कम करते करते इसे 40% तक लाया गया है। और अब तो कई जगहों पर कॉर्पोरेट टैक्स जो देसी यानी डोमेस्टिक कंपनी है और जो विदेशी कंपनी है, दोनों के लिए लगभग एक जैसा हो गया है। तो कॉर्पोरेट टैक्स में धीरे धीरे कमी लाना, रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, ये भी एक बड़ा इंपैक्ट था इस पॉलिसी का। इस तरह से हमने ये देखा कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उस नीति के तहत क्या क्या बड़े बदलाव किए गए थे और उन बदलावों ने हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव डाला। अब अगर प्रभाव की बात करें तो देखिए कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे और कुछ निगेटिव इंपैक्ट आएंगे। मैंने यहाँ पर उन इंपैक्ट को संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है कि आप इसे समझ जाएंगे, बाकी अपने हिसाब से इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि आप उन टॉपिक पर जाकर के इसे पढ़िए, आपको इस इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके बाद के जो इंपैक्ट है लगभग सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जैसे यूपीएससी का आप एग्जाम देते हैं या एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं या कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हैं, वहां पर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, बैंकिंग का, आरबीआई का कोई एग्जाम देंगे आप, तो आप महसूस करेंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं इन जो चीजें आपको बताई गई हैं उसमें से ही वो निकल के आपके सामने आ रही है, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इसका एडवांटेज आपको मेन एग्जाम में भी ज्यादा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने कोशिश की है कि जिस जिस एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे एंगल हमने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन देखिए इसका फायदा हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को तभी मिलेगा जब इन वीडियोस को वो उस नजरिए से देखेंगे कि इसके अंदर कितनी गंभीरता है और कितने इसमें खोज परख चीजों को इसमें डाला गया है, कितना अनुभव इसमें समाविष्ट है, इंक्लूडेड है। अगर केवल एक सामान्य वीडियो के रूप में यूट्यूब वीडियो जैसा लोग देखते हैं, उसके रूप में अगर वो देखेंगे तो इसकी गहराई को महसूस करना मुश्किल होगा। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीटली आप उसे देखिए, सुनिए, चीजों को समझिए, और अगर इसमें आपको कुछ कमी नजर आती है तो उस कमी को पूरा, क्योंकि हमारे पास समय का भी बंधन होता है तो हम सारी चीज उसमें नहीं डाल सकते। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि इसमें कुछ कमी है, आप अपने लेवल पे, क्योंकि हमने एक दिशा दे दी आपको, हमने आपको ये एहसास करा दिया कि ये जो टॉपिक है इसके अंदर क्या क्या आपके नॉलेज में होना चाहिए, तो आप उसे अपने लेवल पे भी पढ़ करके आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक अच्छे स्तर पर लाना आप लोगों को, ये मेरा प्रयास है। सब कुछ बता देना ये तो किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। तो इसी नजरिए से आप इसे देखिए, पढ़िए और इसका फायदा उठाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे वीडियोस और आने वाले समय में जो यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको ये सारे वीडियोस बेहद आसानी से उपलब्ध होंगे और उसका फायदा भी उन्हें मिलेगा। तो हम देखते हैं इसके इंपैक्ट को कि इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ ग्रोथ रेट। अब देखिए ये सब जो प्रयास किए हमने किस लिए किए, कि हम चाहते थे कि हमारे देश का जो जीडीपी है बहुत कम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम है, तो हम बढ़ाना चाहते थे। अब ये बढ़ेगा कैसे? तो बढ़ाने के लिए हमने पहले ही बताया, हमने क्या किया, डी लाइसेंसिंग की, लाइसेंसिंग, परमिट राज, इसको खत्म किया, प्राइवेटाइजेशन किया, निजी उद्योगों को हमने मौका दिया कि आप उद्योग लगाइए, है ना, फॉरेन टेक्नोलॉजी को आने का मौका दिया देश के अंदर, है ना, टैक्सेस को कम किया, ये सब हमने प्रयास किया और इसे बार बार हम बता चुके हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जो
जीडीपी का ग्रोथ रेट 90-91 में लगभग 1% के आसपास था, 1.1% के आसपास। 16 तक जाते जाते ये 7.5% के आसपास आ गया, यानी कि 7% ग्रोथ रेट जीडीपी का ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहां तो 1 से 2% का ग्रोथ रेट और कहां 7% का ग्रोथ रेट, तो ये एक बड़ी उपलब्धि हो गई, ग्रोथ रेट बढ़ गया हमारा जीडीपी का। ठीक, फिर देखिए एफडीआई भी बढ़ा हमारे देश में, बहुत सारे सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए। ये एक बड़ी उपलब्धि थी देश के भीतर कि लगभग हर सेक्टर में धीरे धीरे, शुरुआत में थोड़ा कम था, फिर बाद में लगभग हर सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो आंकड़ा है एफडीआई का, तो आप अगर देखेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए मैंने कुछ यहाँ लिखे हैं, जैसे ये फॉरेन डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% तक एफडीआई की जा सकती है। अगर इंश्योरेंस सेक्टर है तो अभी तो इसको बढ़ा करके 49% सेक्टर किया जा सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म के ऊपर अलग से एक वीडियो है, उसे आप पढ़ सकते हैं। बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में अगर कोई विदेशी कंपनी निवेश करना चाहती है तो 74% तक निवेश कर सकती है, कैन इन्वेस्ट अप टू 74%, है ना, 74% तक निवेश कर सकती है। इसके अलावा देखिए आप जो पेंशन सेक्टर है उसमें 49% तक, यानी पेंशन सेक्टर यानी ऐसी कंपनियां जो लोगों को पेंशन देने के लिए उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उस ऐसी कंपनियों में 49% विदेशी और 51% देसी कंपनियों के साथ जो है उद्योग लगा सकते हैं। और भी चीज, अगर कोई व्हाइट लेवल एटीएम के ऊपर अलग से आपको बताएंगे, ये ऐसे एटीएम होते हैं जो बैंकों के द्वारा नहीं लगाए जाते बल्कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा लगाए जाते हैं। आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा अगर एटीएम लगाया जाता है तो उसे कहते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। और व्हाइट लेवल एटीएम का मकसद ये था कि बैंकों के ऊपर काम का बहुत दबाव था, वो हर जगह एटीएम नहीं लगा पा रहे थे, तो ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो एटीएम लगा के, ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगा करके ग्राहकों को, बैंकों के ग्राहकों सुविधा दे सकती थी, वो उनको लगाने का अवसर दिया गया। और 100% तक, अप टू 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। केबल नेटवर्क, ये जो टेलीविजन का नेटवर्क है उसमें 100% तक फॉरेन इन्वेस्ट किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया में 26% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सैटेलाइट सर्विस एस्टैब्लिशमेंट वगैरह होता है, अगर सैटेलाइट वगैरह बनाने का कोई उद्योग लगाना है तो 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड अप टू 74%। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर रेलवे के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एफडीआई की मदद हम 100% तक ले सकते हैं। टूरिज्म के सेक्टर में कोई उद्योग लगाना है, टूरिज्म इज द सर्विस सेक्टर, तो वहां 100% तक ले सकते हैं, है ना। अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कोई कंपनी खोलनी है, जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां होती हैं विभिन्न उद्योगों के या किसी कंपनी के, जो क्रेडिट रेटिंग क्या है इसको लेकर के भी कई कंपनियां काम करती हैं, तो इसको लेकर क्रेडिट कंपनी अगर कोई खोलते हैं तो इसमें भी 74% तक जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मौका दिया जाता है। टेलीकॉम सर्विसेज है, उसमें 100% तक मौका दिया जाता है ना। टेलीकॉम, सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेलिंग, सिंगल ब्रांड, यानी कोई विदेशी कंपनी है और एक ही ब्रांड का कोई चीज बेचना चाहती तो 100% कैपिटल वो लगा सकती है। लेकिन अगर मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में आना है, यानी कोई विदेशी कंपनी और भारत में उद्योग लगाना चाहती है, कोई कंपनी लगाना चाहती है, तो उसे 51% तक की छूट रहेगी, 49% किसी भारतीय कंपनी से उसे मदद लेनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट टू होम वाला अगर कोई कंपनी या उद्योग खोलना है तो एफडीआई 49% तक रहेगा। एफएम रेडियो अगर आपको चलाना है कोई विदेशी उद्योग को तो 26% रहेगा। ये जो एफडीआई के जो रेट्स होते हैं, ये रेट सरकार ने तय किए हुए हैं, लेकिन वक्त पे, समय समय पे इसमें बदलाव भी आता है, तो आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के एफडीआई रेट्स आपको बताए हैं। इस सब का परिणाम क्या हुआ कि भारत में जो
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो काफी बढ़ा, विदेशी पूंजी निवेश जो है वो बढ़ा। एक तो वो शेयर बाजार में बढ़ा जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, FII, और दूसरा भारत में जो उद्योग लगाने वाले यानी स्थायी जो उद्योग या कंपनी लगाने वाले जो उद्योग थे वो भी भारत में आए और उन्होंने भी उद्योग लगाया। इससे अल्टीमेटली हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा और 2018-19 का मिलियन डॉलर का ये आंकड़ा है, लगभग 62,001 मिलियन US डॉलर, 62,001 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर मिलियन, यानी कि 62,001 US डॉलर मिलियन जो है या मिलियन डॉलर जो है ये निवेश हुआ है। तो ये मैंने 2018-19 का आंकड़ा आपको बताया। आप 2019-20 का आंकड़ा देख सकते हैं, 2015-16 का आंकड़ा देख सकते हैं, वो आप अपने लेवल पे ट्रेस कर सकते हैं। और विभिन्न देशों से ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये अलग अलग देशों से हुआ और सबसे ज्यादा बड़ा जो इन्वेस्टर बना, जैसे 2000 से 2019 के बीच में का जो आंकड़ा है उसमें मॉरिशस सबसे आगे रहा, लगभग 31.07%, 31% जो है ये लगभग 31% मॉरिशस के माध्यम से या मॉरिशस की जो कंपनियां थी उन्होंने भारत में FDI की। सिंगापुर की कंपनियों ने या सिंगापुर के थ्रू होते हुए जो उद्योग आए उन्होंने लगभग 20% उन्होंने FDI किया। जापान का 7.24, नीदरलैंड का 6.76 और USA का लगभग 6.21% जो है FDI भारत में हुआ। यहां पर मैंने आपको ये सब जो आंकड़े मैंने बताए हैं ये केवल आपको इसलिए बताए गए हैं कि आप इन आंकड़ों के आधार पर अपनी समझ को और विकसित कर सकते हैं, कि सिर्फ ये नहीं कि इसे रटने की बात है, ये समझने की बात है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जब पॉलिसी में चेंज आया तो कैसे हमारे देश में FDI आया, कितनी सारे उद्योगों में FDI आया, किन देशों से FDI आया, तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, आपको समझ में आएगा। फिर चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये जो पॉलिसी आई भारत में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इससे क्या हुआ, इससे एक तो ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी कम हुआ, थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी कम हुआ। वैसे इनिशियली थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुआ, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा देश में, उद्योगों की संख्या बढ़ी, निजी उद्योग बढ़े, क्योंकि शुरुआती तौर पर यह हुआ कि पब्लिक सेक्टर जो थे वो सिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट होने लगे, या शुरुआती तौर पर यह हुआ जो देसी यानी डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री जो थे वो सिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट होने लगे। तो सिक इंडस्ट्री के कारण क्या हुआ कि उद्योगों से रोजगार कम होने लगे, लेकिन जैसे जैसे निजी उद्योगों की संख्या बढ़ी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो कुछ ही सालों में अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा था वो रिड्यूस होने लगा। तो इसीलिए इसके रेट में कमी आनी शुरू हुई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस इन 1991 4.3% टू रिड्यूस इन 2014 3.6%। तो जो बेरोजगारी की दर थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट फिर तेजी से बढ़ा है, उसके अलग कारण है, उसके ऊपर अलग इकोनॉमिक्स के अलग टॉपिक में जाएंगे, वहां बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर इस पॉलिसी के इंपैक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 1991 में जहां अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 4.3% था, अगले कुछ वर्षों में ये कम हुआ और 3.6% हो गया। इसी तरह से और भी एक चेंज आया कि जो प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या हुआ, पहले क्या होता था, जब सारे जो वर्क होते थे वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किए जाते थे, पब्लिक सेक्टर के द्वारा किए जाते थे, और गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही थी उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, काम में बहुत देरी होती थी, गुणवत्ता जो क्वालिटी होती थी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना संभव नहीं हो पाता था क्योंकि पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता था। अब क्या हुआ, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो कई ऐसे इंडस्ट्री थे जिन पर
काम का भार कम हुआ, वो औद्योगिक जो उनके ऊपर जो प्रभाव था या उनकी जो जरूरत थी उनकी कम हुई। तो प्राइवेटाइजेशन रिजल्टेड इनटू रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। जो बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन थे पब्लिक सेक्टर के या उनके ऊपर जो भार था वो कम होने लगा। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक थी वो अब प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होने लगी। जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, अब बैंक जो है केवल सरकारी बैंकों में ही जाना था, तो सरकारी बैंकों में कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते थे, तो सर्विसिंग जो है वो उतनी बेहतर नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी में भी ज्यादा चेंज नहीं करते थे, तो जिसके कारण कुछ नई चीज आ नहीं पाती थी इकोनॉमी में। अब जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुआ, विदेशी बैंक भी आए, प्राइवेट बैंक भी आए, टेक्नोलॉजी भी नई नई आई और उसके कारण गुणवत्ता भी सुधरी। लोगों की जो आवक थी जो केवल पहले कॉमर्शियल गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक में जाते थे उनकी संख्या में भी कमी आई। तो आप देखेंगे कि जो सरकार के ऊपर जो भार था, जो भार था, बहुत ज्यादा बर्डन था, वो भी कम हुआ और वक्त के साथ गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, क्वालिटी भी सही। आज आप चाहे सरकारी बैंक में जाइए या इंश्योरेंस सेक्टर में LIC में जाइए या आप प्राइवेट बैंक में जाइए या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, आप देखेंगे कि लगभग सर्विस की जो गुणवत्ता वो एक जैसी बनी हुई है। सरकारी बैंक भी बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं या सरकारी इंश्योरेंस कंपनी भी बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं और प्राइवेट उद्योग कंपनियां भी ठीक ठाक सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इससे जो पब्लिक सेक्टर थे उनको भी अपने आप में बदलाव लाने का मौका मिला। तो ये भी एक इम्पैक्ट आप जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में एक चीज बताई आपको कि बहुत सारे इंपैक्ट मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको बताए हैं, तो आप उन वीडियोस को देखेंगे। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे अलग वीडियो है, बैंकिंग सेक्टर पे अलग वीडियो है, इंश्योरेंस सेक्टर पर, स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, तो उसको हम यहाँ पर इतना और डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। आप उन वीडियोस पर अलग अलग स्टडी कर सकते हैं और उससे काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एक चीज और है कि देखिए जहां एक तरफ इतना सब इंपैक्ट पड़ा, इनमें से कुछ अच्छा भी हुआ कुछ बुरा भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कई जगहों पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकी। तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे तो लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया, है ना, लो ग्रोथ रहा। तो ये एक कमी इसमें रही और सरकार को वक्त के साथ इन पर ध्यान देना पड़ा। तो एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक मैंने आपको विस्तृत रूप से कराया है कि ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से फूड बास्केट में चेंज आया और फूड बास्केट में चेंज आने के कारण एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में किस तरह से बदलाव आए, फिर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह का किस तरह से पदार्पण हुआ या ओरिजिन हुआ भारत में, वो सब के लिए विस्तृत रूप से आप अगर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक जो चेंजेस आए उसका असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ा। लेकिन शुरुआती तौर पर और आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है ये बहुत ज्यादा नहीं है, ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कृषि का महत्व, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में कम कर नहीं आंका जा सकता। भले ही कुल जीडीपी में, टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो प्रभाव है वो 14 से 15% ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे जीडीपी में इसकी भागीदारी हो, चाहे न्यूट्रिशन का मामला हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मामला हो, एग्रीकल्चर का महत्व बहुत ज्यादा है। तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना, ये इसकी एक कमी के रूप में आप देख सकते हैं। फिर एक और चीज आप देखिए कि जब विदेशी कंपनियां आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, तो क्या हुआ, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनियां थी, जो हमारे देसी उद्योग थे, जो एक ढर्रे पे काम कर रहे थे, ज्यादा बदलाव नहीं कर पा रहे थे, उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई। वो अब एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर उनके पास फाइनेंशियल बर्डन भी था, फिर सरकार जो है उनको तात्कालिक रूप से कोई मदद भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ सब्सिडी में भी कमी करना था, बैंकों को भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि भाई आपको एनपीए कम करना है। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे भारत में जो सिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट होने लगे, बीमार उद्योग में कन्वर्ट होने लगे, उनका घाटा जो है वो बढ़ने लगा। घाटा बढ़ने के कारण उनको अब उसके सिक
सिक इंडस्ट्री के कुछ मापदंड होते हैं कि क्यों किसी इंडस्ट्री को सिक इंडस्ट्री कहा जाता है, इसको भी हम अलग एक वीडियो में आपको बता देंगे। तो सिक इंडस्ट्री में जनरली ये होता है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री होती है या कोई भी उद्योग, अगर पिछले 4 सालों में किसी भी एक साल में अगर उसका नेट वर्थ यानी उसकी जो टोटल उसका जो वर्थ है, संपत्ति है, एसेट है, अगर उसका घाटा 50% से 50% से ज्यादा हो जाए तो वो सिक इंडस्ट्री में जानी जाती है। तो सिक इंडस्ट्री की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। दूसरा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई, बड़े बड़े उद्योग आए, उनके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा, उनके पास जो है एसेट भी ज्यादा, उनके पास जो है कैपिटल भी ज्यादा, जिसके कारण हमारी बहुत सारे जो देसी उद्योग थे वो खतरे में चले गए, सिक हो गए, वहां से लोगों का एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। तो इस आधार पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का विरोध भी बड़ी संख्या में हुआ, क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो हमारे रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज थे, जो हमारे छोटे शहरों के आसपास उद्योग थे, छोटा छोटा सामान बनाते थे, उन सब की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। तो इसीलिए कई जगहों पर इसकी आलोचना भी की जाती है। एक और इम्पैक्ट ये आया कि इन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। भाई देखिए, अब इतने उद्योग लगाए, स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारे उद्योग आ गए, एल्युमिनियम में बहुत सारे उद्योग आ गए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्री आ गए, कुछ विदेशी कुछ देसी। तो प्राइवेट सेक्टर्स बड़ी संख्या में बढ़े, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां आ गई, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां आ गई। तो पहले क्या होता था कि जो पब्लिक सेक्टर होते थे, एक निश्चित नियम के तहत उनको काम करना पड़ता था, बहुत सारे रूल्स होते हैं उनके पास। अगर एक पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिश करना है तो उसके आसपास कितना एरिया, ग्रीन एरिया बनाए रखना है, कितना फॉरेस्ट बनाए रखना है, कितनी वहां पर जंगल जो है उनको बचाना है, पेड़ पौधे कैसे लगाने हैं, लोगों को रहने की क्या व्यवस्था होगी, ये सब उसमें नियम में होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब सरकार को ये था, अब ये इंडस्ट्री जो थे उनको उदारता पूर्वक उनको इंडस्ट्री लगाने की छूट दे दी गई और इन नियमों में भी ढील दे दी गई, जिसके कारण क्या हुआ कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, यानी कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इन्हीं सब कारणों से ये भी एक निगेटिव इंपैक्ट आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इसके साथ ही एक और इम्पैक्ट ये देखने को मिला, जिसकी भी चर्चा होती रहती है, मीडिया में भी ये बात होती रहती है कि बार बार कि इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी। इसको लेकर भी समाजशास्त्रियों ने, जो सोशोलॉजिस्ट हैं और अर्थशास्त्रियों ने भी ध्यान खींचा है, और कई जो सोशल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने इस पॉलिसी की इस आधार पर आलोचना की है कि इस पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि कुछ लोगों की आय में बेतहाशा वृद्धि हुई, और उनकी आय में बेतहाशा वृद्धि हुई। जो लेबर पॉलिसी थी, श्रम नीतियां थी, उन नीतियों के कारण जो मजदूर थे उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, उनका शोषण बढ़ गया, उनकी जो नौकरियां थी वो उसके स्थायित्व तो कम हो गया। अब पहले पब्लिक सेक्टर में क्या होता था, नौकरियां स्थायी होती थी, पेंशन होता था, जीवन पर्यंत व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होता था, और बीच बीच में उनको सुविधाएं मिलती थी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सब कई जो सुविधाएं होती थी जो एक बेहतर जीवन स्तर के लिए आवश्यक होता था। इस पॉलिसी के तहत, और जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में आया, नई नई प्राइवेट इंडस्ट्री आई, इन सब नीतियों में बदलाव आया। पेंशन की नीति में बदलाव आ गया, सैलरी की पॉलिसी में बदलाव आ गया, जॉब के जो स्थायित्व होता है यानी परमानेंसी ऑफ द जॉब, आप तो जानते हैं हायर एंड फायर, यानी कि कर्मचारियों को रखो, मजदूर को रखो, काम कराओ, और फिर जैसे ही काम खत्म हुआ उन्हें हटा दो, हायर एंड फायर। तो ये जो पॉलिसी है, ये सब चीजें भी इंडियन इकोनॉमी में आई, तो इसका नुकसान भी हमारे देश के लोगों को हुआ, तो इसकी भी आलोचना होती है। तो इसीलिए ये जो इनकम की डिस्पैरिटी थी, ये हमारे देश में जो है बहुत बढ़ गई। इनकम डिस्पैरिटी, जो उद्योगपति थे, जो कंपनियों के बड़े एग्जीक्यूटिव थे, उनके वेतन करोड़ों में होते थे, है ना, और जो निचले स्तर का मजदूर होता था उससे काम कराया और हटा दिया, उसका वेतन बहुत ही कम हुआ करता था। तो इनकम डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दें कि 2017 का एक आंकड़ा है जिसमें
ये बताया गया है कि करीब 73% ऑफ आवर वेल्थ, यानी हमारा जो धन है देश का संपत्ति, वो 73% उसका जो हिस्सा है वो केवल 1% लोगों के पास है। ठीक, केवल 1%, यानी 99% लोगों के पास क्या है, केवल 27%। 73% धन का हिस्सा 1% व्यक्तियों के पास और 27% धन का हिस्सा 99% लोगों के पास। ईयर 2000 में हमारे देश में केवल 9 बिलियनर्स थे, केवल 9। और जब आप इसको देखेंगे तो 2017 में इनकी संख्या बढ़कर 101 हो गई, यानी कि 2000 में केवल 9 और 2017 में 101, और अभी तो बिलियनर्स की संख्या बढ़कर 119 तक पहुंच गई है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि धन का संकेंद्रण, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथ में धन का संकेंद्रण बढ़ने लगा। और हमारी पॉलिसी क्या थी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या व्यवस्था की हुई है कि धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट हमारी जो समाजवादी यानी सोशलिस्टिक सोच थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिसका उल्लेख किया गया है, समाजवादी विचारधारा, उस पर भी पड़ा है। तो आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का संबंध हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी रख सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ा कि रिचेड पीपुल यानी कि जो अमीर लोगों की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ी, लेकिन साथ में धन का संकेंद्रण भी बहुत कम लोगों के हाथों में केंद्रित रह गया। बड़ी संख्या में लोग जो इस व्यवस्था से यानी इस पॉलिसी से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पाए, किसी न किसी तरह से या तो अनएम्प्लॉयड रह गए, चाहे वो उनका अनस्किल्ड होना हुआ हो या एजुकेशन की कमी के कारण हो या किसी अन्य कारण से अगर वो इस व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाए तो उनकी गरीबी जो है वो और बढ़ गई, उनकी पॉवर्टी और बढ़ गई। और इसी कारण से सरकार को अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों में भी बदलाव लाना पड़ा। सोशल सेक्टर पर आने वाले पिछले अगर 2020 से पीछे अगर 10 साल जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में कई ऐसे सोशल सेक्टर्स पर ध्यान, जैसे हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन सेक्टर पर काफी ध्यान देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस व्यवस्था से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए। यानी इंक्लूसिव ग्रोथ जितना होना चाहिए, समावेशी विकास जितना होना चाहिए, उतना विकास नहीं हो पाया। तो ये कमी भी हमें इस व्यवस्था से दिखाई पड़ती है। लेकिन जब ओवरऑल देखेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991 या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी 1991 से हमने क्या खोया और क्या पाया, तो हम यही देखेंगे फाइनली जब रिजल्ट आप देखेंगे कि हमने बहुत कुछ पाया, हमने बहुत सारे बदलाव किए अपनी पॉलिसी के तहत, बहुत सारे हमें अचीवमेंट भी मिले, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला हर एक सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे इंडस्ट्री हो। लेकिन साथ ही साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन यानी कि लगभग आज की डेट में 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, अगर उन्हें भी हम इस नीतियों के लाभ के साथ जोड़ पाते तो ये वास्तव में ये नीति, ये जो पॉलिसी थी, ये और ज्यादा हमारे लिए वरदान साबित होती। लेकिन जो इसकी कमियां थी, जिसके कारण हम करोड़ों लोगों को इस पॉलिसी का लाभ ग्रासरूट लेवल तक नहीं ले जा पाए, उन कमियों को हमें वक्त के साथ दूर करना है और इस इकोनॉमिक पॉलिसी की कमियों को धीरे धीरे हम दूर करते हुए एक बेहतर देश के निर्माण की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।